Hello students, I am Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माई चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो है हमारा एटॉमिक मास। राइट, एटॉमिक मास देखते हैं क्या है, आपकी एनसीईआरटी में किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। एटॉमिक मास के बारे में आपकी बुक में एक्सप्लेन किया है। द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास, यानी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी हमने पढ़ा था, विच वॉज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नेचर ऑफ एटम एंड डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, है ना। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जिसमें उन्होंने 6 पोस्टुलेट दिए थे, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूव करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। डाल्टन ने कहा कि हर एलिमेंट का, हमें पता है एलिमेंट जो है वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, तो हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होना चाहिए। राइट, they could explain, the theory could explain the law of constant proportions so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom। जो थ्योरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड थी, कि है ना, कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या था कि एक होल नंबर में जो है हम मास हम लेते हैं किसी भी एटम्स में, जब दो एटम्स में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो उसके बाद जो कंपाउंड बनता है वो एक होल नंबर में बनता है। ये सारी चीज़ें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। सिंस डिटरमिनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, relative atomic masses were determined using the law of chemical combinations and compounds formed। लेकिन जो एटम के एटॉमिक मास को डिटरमिन करना, इंडिविजुअल हर एक एटम का मास डिटरमिन करना, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था उस समय हमारे साइंटिस्ट के सामने। ठीक है, और जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड बनता था उनका क्या मास होगा, तो ये सारी चीज़ों को जो है, ये सारी प्रॉब्लम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को के प्रपोज होने के बाद आने लगी। देन इसमें एक्सप्लेन क्या किया गया है कि नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हियर, एक मिनट, यस, let us take the example of a compound carbon monoxide formed by carbon and oxygen। हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड किन दो एटम से मिलकर बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इट वॉज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या कंपाउंड बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। In other words, carbon combines with 4 by 3 times its masses of oxygen। Suppose we abbreviated is at suppose we define the atomic mass unit, है ना, एटॉमिक मास यूनिट को, जिसको हम AMU भी लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC, है ना, जो हमने पढ़ा था इंटरनेशनल, ये जो अप्लाइड केमिस्ट्री की जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने रिकमेंड किया इसको ओनली यू से, है ना, यू से जो है डिनोट करने के लिए। पहले इसको AMU लिखते थे, अब इसको क्या लिखते हैं, यू। राइट, यूनिफाइड मास जिसको टर्म दिया गया है एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, देन वुड असाइन कार्बन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 1.33 U। राइट, जो IUPAC थी, है ना, जो हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री की जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल अप्लाइड केमिस्ट्री की, उन्होंने क्या कहा कि ये जो मास है जिसका हम ऑक्सीजन का जो मास निकाल रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू द कार्बन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, है ना। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर एज होल नंबर और एज नियर टू द होल नंबर एज पॉसिबल, यानी जो भी हम एटॉमिक मास निकालेंगे उसको हम इंस्टेड ऑफ 2.5 या 4/3 या 2/3 के नंबर्स में निकालने के बजाय जो है हम उसको एक होल नंबर में निकालें। राइट, ये चीज़ हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा था। While searching the various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen। ऑक्सीजन के भी हमने पढ़ा है कि जो है ऑक्सीजन 16, है ना, जो सबसे ज़्यादा नेचर में प्रेजेंट होता है, एवरीवेयर इट इज़ प्रेजेंट इन नेचर। तो ऑक्सीजन का ये 16 एटॉमिक मास वाला जो है, इसको एज अ यूनिट लिया गया। दिस वॉज कंसिडर रेलिवेंट ड्यू टू 2 रीजन। क्यों ऑक्सीजन का ये 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम कंसीडर किया गया, इसके 2 रीजन थे।
देखिए फर्स्ट रीजन था ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड। जो ऑक्सीजन था वो लार्ज नंबर में जो है प्रेजेंट होता है, हर एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होकर एक नया कंपाउंड इजिली बना सकता है। सेकेंड रीजन था दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर। जो O16 लिया था, यहाँ पर O16 लिया था, ये वाला जो मास था ऑक्सीजन का, राइट, जो इसका ये वाला मास था वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ, जो मतलब बहुत सारे जब केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद जो ये एक एलिमेंट बनता था, जो नेक्स्ट कंपाउंड बनता था उसका, उससे एलिमेंट से, तो वो एक होल नंबर में उसका जो है एटॉमिक मास आ जाता था, राइट। अभी इसे हम और क्लियर करते हैं। हाउ एवर इन 1961 for a universally accepted atomic mass unit, carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses। यानी क्या हुआ 1961 में एक यूनिवर्सल एटॉमिक मास यूनिट है ना, यूनिवर्सल एटॉमिक मास यूनिट AMU जिसकी बात हो रही है, जो यूनिफाइड मास था, उसके लिए एक स्टैंडर्ड एटॉमिक मास की जरूरत थी, जिसमें किसको लिया गया, कार्बन 12। कार्बन 12 यानी कार्बन का जो एक आइसोटोप था कार्बन 12। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसमें से कार्बन 12 को सिलेक्ट किया गया, जो इजीली नेचर में सब जगह प्रेजेंट है। और जस्ट लाइक ऑक्सीजन, ये किसी भी कंपाउंड, किसी भी केमिकल रिएक्शन में से जब एक नया कंपाउंड बनता है तो एक होल नंबर देता है। सो वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन यूनिट। यानी जो वन एटॉमिक मास यूनिट अगर किसी भी एटम का हमें निकालना है जो किसके इक्वल होगा, जो एक स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स की गई, वो क्या की गई, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो एक एटम था उसका 1/12 किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास यूनिट उससे निकाला जा सकता है, राइट। The relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12। यानी किसी भी एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए किस चीज से उसको विद रिस्पेक्ट टू किसको देखा गया, एंड एक एटम ऑफ कार्बन 12, यानी 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, राइट। ये सारी बातें हो गई आपकी कि कैसे यहाँ पे कार्बन 12 को लिया गया, क्यों होल नंबर को जो है वो सेलेक्ट किया गया। इसके लिए एक छोटा सा, अब आप एक पूरा डिटेल, ये तो आपका था NCERT का एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक्चुअली क्या था, एक्चुअल मास ऑफ द एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अगर हम किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल मास निकालें तो वो बहुत ही स्मॉल होता था। सपोज अगर हमने हाइड्रोजन का निकाल लिया, वन एटम ऑफ, अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो उसका मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर हम इसे ऐसे लिखते हैं 0.0000 एक्सेक्ट एंड देन 163। सो इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट एंड कॉम्प्लिकेटेड फिगर, है ना। जब हम होल नंबर की बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन का ही एग्जांपल लिए, उसका एटॉमिक मास, अगर हम उसका जो है मास की बात करें, तो हम देखते हैं कि इसको ये बहुत ही मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ रही है, जिसको हम इजीली हमारे कैलकुलेशन में फिट नहीं होती है। वी नीड टू डिफाइन सिंपल फिगर, है ना। एक सिंपल फिगर की हमें ज़रूरत होती है एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट करने के लिए, राइट। सो वी नीड टू डिफाइन, इसके लिए हमने क्या करा, एक सच एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, राइट। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ए का जो वेट है वो अराउंड 12 kg है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट बी का वेट अननोन है, राइट। अब हमें ऑब्जेक्ट बी का वेट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक वेइंग मशीन में रख देंगे, है ना, वेइंग बैलेंस मशीन होती है, राइट। इधर हमने ऑब्जेक्ट ए रखा, ऑब्जेक्ट बी रखा, ठीक है। तो जैसे ही हमने वेइंग मशीन में इसको रखा, हमने देखा कि जो हमारा पॉइंटर था वो टूवर्ड्स ए ज़्यादा बेंड हो रहा है। ऑब्वियसली ए का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में, और बी का वेट जो है हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, और ए का वेट 12 kg दिया हुआ है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो ऑब्जेक्ट ए था हमारा, राइट, ऑब्जेक्ट ए जो था, इसको हम 6 पीसेज में कट कर देंगे, राइट। हमने ऑब्जेक्ट ए को जो था 6 पीसेस में कट कर दिया,
राइट। और इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट बी रखा है। अगेन हमने देखा 6 पीसेस में कट करने के बाद एक पीस को हमने ऑब्जेक्ट ए के एक पीस को जब रखा तो भी पॉइंटर जो है वो टूवर्ड्स ए, जो ऑब्जेक्ट ए का एक पीस था उसकी टूवर्ड्स जो है वो झुक रहा है। यानी अभी भी हमें बी का वेट फाइंड आउट करने के लिए और स्मॉलर, है ना, और स्मॉलर कोई वेट चाहिए, स्मॉलर पीस चाहिए बी के वेट को कंपेयर करने के लिए। अभी भी बी का वेट जो है वो ऑब्जेक्ट ए के 6 पीस में से 1 पीस से ज़्यादा है। देन क्या किया हमने, अगेन हमने ऑब्जेक्ट ए जो था, राइट, ऑब्जेक्ट ए के उस पीस को अगेन हमने क्या करा, 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया। 12 पीसेस में डिवाइड करा और 12 पीस में से एक पीस को अब हमने पॉइंटर पे रखा, वेइंग बैलेंस पे, ठीक है। इस 1 पीस को हमने रखा जो अब हम देखते हैं कि जो पॉइंटर है वो एकदम इक्वल आ रहा है, यानी इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। यानी ये जो हमारा एक ऑब्जेक्ट ए का जो 12 पीस था, है ना, जो एक पीस था वो किसके वेट के बराबर हो गया, अब बी के वेट के बराबर। मान लीजिए क्योंकि भाई 12 केजी था ऑब्जेक्ट ए का वेट और जो उसका 12th पार्ट था उसका वेट कितना हो गया, 1 केजी। यानी बी का वेट हमें पता चल गया वो भी 1 केजी। यानी हम कह सकते हैं कि बी का जो वेट है वो ऑब्जेक्ट ए के वेट का 1/12 केजी है, 1/12 केजी है, राइट। तो इस तरीके से हमें जब B का वेट A के कंपैरिजन में पता चला तो कैसे करा हमने, 1/12 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट A, राइट। तो दिस इज एग्जैक्टली वी एस्टिमेट द एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम, राइट। अब ये हुआ कि हमें जो है स्टैंडर्ड एक यूनिट चाहिए थी, है ना। वी कैन नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम, सो वी नीड टू यूजुअली कैलकुलेट द रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ कार्बन एटम, है ना। हमें जो है इसके लिए हमने क्या करा, कार्बन एटम का जो है C12 आइसोटोप को लिया, है ना। अभी हमने ये आइसोटोप जो है सारी चीज़ें अभी एनसीईआरटी का जो आपका ये बुक था इससे एक्सप्लेन किया था, राइट। तो जो कार्बन एलिमेंट, जो एलिमेंट होता है कार्बन, उसके हमने बताया 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 एंड C14, जिसमें से हमने जो है कार्बन का C12, है ना, इनका आइसोटोप क्या होते हैं, मींस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनके मासेस में जो है लिटिल स्लाइट डिफरेंस होता है। लेकिन हम C12 को क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं भाई पेंसिल है, डायमंड है, ये सब कार्बन के ही फॉर्म है, राइट। सो कार्बन 12 इज कंसिडर्ड एज अ considered to standard unit, and thus atomic mass is calculated with respect to 1 atomic unit, है ना। कार्बन 12 के 1 एटॉमिक यूनिट के रिस्पेक्ट में हम किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। 1 एटॉमिक यूनिट क्या हो गई, एक बार इसको भी देख लीजिए भाई, 1 एटॉमिक यूनिट क्या होती है, 1 एटॉमिक unit means it is defined as the mass unit exactly equal to the 1/12 of the mass of C12, है ना। यही आपके देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पे बताया गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द मास यूनिट ऑफ एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, राइट। इसी तरीके से हमने अगर जैसे वो ऑब्जेक्ट ए के 12 पीसेस किए थे, अगर हम कार्बन 12, है ना, कार्बन 12 को अगर हम इसका 1 एटम ऑफ कार्बन 12 लें एंड देन वी डिवाइड इट इनटू 12 इक्वल पीसेस, है ना, और वी टेक 1 पीस फ्रॉम दिस यूनिट टू कंप्लीट द यूनिट, है ना। इसका हम एक यूनिट अगर लें देन मास ऑफ सिंगल पीस इज 1 एटम मास यूनिट, यस एग्जैक्टली, जो इसके सिंगल पीस का जो मास होगा वही 1 एटॉमिक मास यूनिट हम लेंगे एज अ स्टैंडर्ड यूनिट। सो दिस इज इक्वल, दिस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड टू कैलकुलेट द मास ऑफ एनी अदर एटम, है ना। तो जितना भी अगर किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास यूनिट, जो यूनिफाइड मास जिसको हम म्यू लेते हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, ऑलवेज कार्बन 12 के 1 एटम का 1/12, है ना, 1/12 ऑफ द 1 एटम ऑफ द कार्बन 12। सो ये था आपका एटॉमिक मास, राइट। Imagine the fruit seller selling fruit without any standard weight with him. He takes watermelon and says, this has a mass.
दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट, यानी 12 वाटरमेलन यूनिट्स, यानी उस वाटरमेलन के 12 पीसेस है ना, इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन. he makes 12 equal pieces of watermelon and finds the mass of each fruit he is selling relative to the mass of one piece of the watermelon. वही एग्जांपल यहाँ पे वाटरमेलन का दिया हुआ है जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी से कंपेयर करके बताया था, राइट. कैसे हमने ऑब्जेक्ट ए के जो है पहले 6 पीस में डिवाइड किया, फिर उसको बी से कंपेयर किया, उसके एक पीस से, उसके बावजूद भी जो था बी का वेट बहुत कम था. देन हमने स्मॉलर यानी ऑब्जेक्ट ए को जो है 12 पीसेस में डिवाइड किया, जिसका वेट था 1 kg है ना, इसको हमने 12 kg लिया था. और जब उस एक 1 पीस को हमने बी से ऑब्जेक्ट बी से कंपेयर किया तो हमें एक इक्विलिब्रियम की स्टेट मिली, यानी बैलेंस हो गया. यानी बी का वेट जो था वो ऑब्जेक्ट ए के 1 पीस का 1/12 था, राइट. तो इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट के एटम का हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, राइट. एटॉमिक मास, जिसको और हमने पढ़ा था एटॉमिक मास यूनिट कैसे कंपेयर करेंगे, रिलेटिव टू द, इट इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड टू कैलकुलेट द मास ऑफ एनी अदर एटम विच इज इक्वल टू द 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यानी 1/12 ऑफ द कार्बन 12, राइट. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आपके इस टेबल में, इस चार्ट में दिए हुए हैं. जैसे हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन के भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, 14, 15, 16. इसी तरह से जो है नाइट्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट क्या दिया हुआ है, जो यू है 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32 एंड सो ऑन. तो दीज आर द एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स. इस वीडियो में आपको एटॉमिक मास क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट स्टैंडर्ड यूनिफाइड मास कैसे निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू द 1/12 ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन 12. I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe.